विवेक, अब तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर पर मेरे लिए बात करनी होगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता को और नहीं रोक सकती। तुम्हें पता है आज भी पंडित जी एक लड़के का रिश्ता लेकर आए थे। मैंने जैसे तैसे इस रिश्ते से मना कर दिया। देखो विवेक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो नेहा? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा समय दो जिससे मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए मना सकूं। लेकिन विवेक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम रिश्ता लेकर नहीं आए तो आने वाले 15 दिन में मेरी मंगनी किसी और के साथ हो जाएगी। नेहा की बात सुनकर विवेक अब चिंतित हो जाता है और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो अपने घर आता है। सभी लोग खाना खा रहे थे, जहाँ विवेक की माँ सुमित्रा अपने घर वालों से कहती है, सुनिए जी, हमारे विवेक की अब उम्र हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द विवेक के हाथ ले कर देते हैं। अरे इस घर में बहू आएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, साथ ही काजल को भी भाभी के रूप में एक सहेली मिल जाएगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, लेकिन भैया की शादी करवाने से पहले हम एक बार भैया से पूछ लेना चाहिए कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। यही सही मौका है विवेक, सब लोग तेरी शादी की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। कह दे अपने दिल की बात और बता दे नेहा के बारे में। माँ पिताजी, वो दरअसल मुझे शादी करने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है और उसका नाम नेहा है। वो न सिर्फ देखने में बल्कि उसके गुण, उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तू जानता है ना हमारे खानदान की लड़कियां कैसे रहती हैं। अगर वो लड़की हमारे खानदान में एडजस्ट होने के लिए तैयार है तो हमें भी उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की कैसी है, कैसी नहीं है, घर परिवार कैसा है, बिना सोचे समझे आपने अपनी शर्त रख दी। देख विवेक, हम इस शादी के लिए मान जाएंगे या नहीं ये तो उस लड़की पर निर्भर है। अगर वो लड़की हमें खुश कर देगी तो हम उसकी शादी तुमसे करवा देंगे। रवि और सुमित्रा की बात सुनकर विवेक इतना तो समझ गया था कि उसके माँ बाप नेहा के लिए मान जाएंगे। अब क्या था, विवेक अपने कमरे में जाकर तुरंत नेहा को कॉल करके सारी बात बताता है। तो वहीं नेहा भी अपने माता पिता से विवेक के बारे में बात करती है, जिस पर उसके माँ बाप विवेक के लिए राजी हो जाते हैं। और अगले 2 दिन बाद सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ नेहा के घर जाती है, जहाँ वो नेहा की माँ कविता को जीन्स टॉप में देख हैरान हो जाते हैं। मानना पड़ेगा बहन जी, आपका परिवार कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। अरे नहीं बहन जी, वो क्या है ना, मैं और इसके पापा हम दोनों ही वर्किंग हैं और बाहर का सिनेरियो कैसा होता है तो आप अच्छे से जानती हैं। और वैसे भी जरूरी नहीं संस्कार कपड़ों को देखकर ही हो, संस्कार तो इंसान के स्वभाव से पता चलते हैं। कविता की बात सुमित्रा को बहुत अच्छी लगती है, पर वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर बाद नेहा अपने हाथों में चाय और समोसे का ट्रे लिए आती है। नेहा को पहली नजर में देख काजल, सुमित्रा और रवि उसे पसंद कर लेते हैं। अब क्या था, बहुत जल्द नेहा और विवेक का रिश्ता हो जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विवेक और नेहा की शादी हो जाती है। लो नेहा, अब तो तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म हो गई ना मुझसे। देखो मैंने तुम्हें किसी और से शादी भी नहीं करने दी और बड़ी आसानी से तुम्हें अपने घर भी ले आया। हाँ, वो सब तो दिख ही रहा है मुझे। इतना बोलकर नेहा विवेक दोनों ही हंसने लगते हैं। अगली सुबह जब नेहा गाउन पहनकर किचन में आती है तो उसकी सास सुमित्रा उसे गाउन में देखकर कहती है, अरे बहू ये तू कैसे कपड़े पहन कर आई है? शादी से पहले तुझे विवेक ने बताया नहीं हमारे घर के तौर तरीके क्या है? देख बहू, हमारे घर में बहुएं साड़ी में रहती है, न कि इस तरह फ्रॉक में। सुमित्रा नेहा को ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसकी बात सुनते हुए काजल आती है और वो अपनी माँ की बात काटते हुए कहती है, माँ इसे फ्रॉक नहीं बल्कि गाउन कहते हैं, और क्या खराब है इसमें? मैं तो कहती हूँ पहनने दो। तो चुप कर काजल, भाभी आई नहीं कि तेरी भी जुबान खुलने लग गई। अरे ये तो नई है इस घर में, लेकिन तू तो पिछले 24 साल से इस घर में रह रही है ना, तुझे तो इस घर के तौर तरीके पता है ना। माँ जी आप काजल को मत डांटिए, रही कपड़े की बात तो आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी साड़ी पहन कर आ जाती हूँ। इतना बोलकर नेहा अब अपने कमरे में जाती है और गाउन उतार कर साड़ी में आ जाती है। अब साड़ी भी उसने बहुत सिंपल तरह से पहनी थी, जिसे देख एक बार फिर सुमित्रा उसे ताने देते हुए कहती है, सही बात है, जिसकी माँ खुद मॉडर्न है उसकी बेटी तो 4 कदम आगे होगी ही। अरे बहू तेरी अभी कल ही शादी हुई है और शादी के अगले ही दिन तो इतनी फीकी साड़ी पहन रही है। देख जो नई नवेली दुल्हन होती है ना वो हैवी कपड़े पहनती है, तेरे पास कोई भारी साड़ी नहीं है क्या? माँ जी साड़ी भारी हो या हल्की फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने पहन लिया। इतना बोलकर नेहा अब अपने सर पर पल्लू रखकर अपनी पहली रसोई करने लगती है। समय गुजरता है और एक दिन काजल अपनी भाभी के पास आती है, जहाँ नेहा अपनी अलमारी सेट कर रही थी। अब काजल जब अपनी भाभी की अलमारी देखती है तो उसके कपड़े देख उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वाह भाभी, आपकी अलमारी में कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है, सच में लगता है आप अपने टाइम में मॉडर्न रही हैं। काजल अपनी भाभी को ये बात बोल ही रही थी कि इतने में विवेक आता है और काजल की बातों का जवाब देता है, अरे तेरी भाभी मॉडल नहीं बल्कि हीरोइन थी। तुझे पता है कॉलेज में ऐसा एक भी लड़का नहीं था जो इस पर दीवाना नहीं था, लेकिन ये तो मेरे पीछे पागल थी। और जब मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे पागल है तो मैंने भी इसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये बात है, इस तरह आप लोगों की लव स्टोरी शुरू हुई है। वैसे भैया आपने माँ से बात की थी क्या? नहीं काजल, तुझे तो पता है कि माँ का पारा हर समय हाई रहता है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर माँ को तेरे लिए कैसे मनाया जाए। विवेक काजल आखिर बात क्या है और किस चीज के लिए माँ को मनाना है? मुझे बताओ, क्या पता मैं थोड़ी मदद कर सकूँ।
भाभी दरअसल मुझे मॉडलिंग का ना बहुत शौक है। सच कहूँ तो मैंने एक जगह ट्राई भी किया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई माँ के आगे ये बात रखने की, क्योंकि आप तो जानती हैं कि माँ मुझे सूट के अलावा कुछ और पहनने नहीं देती। अब जो परिवार अपनी बेटी को सूट के अलावा जीन्स भी अलाउ नहीं करता, वो मुझे मॉडलिंग कैसे करने देगा। तुम चिंता मत करो काजल, जब नेहा है साथ तो चिंता की क्या है बात। माँ जी को तो अब मैं चुटकियों में मना लूंगी और अपनी ननद को मॉडर्न तो बना कर रहूंगी। नेहा, जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान है नहीं। विवेक की बात सुनकर नेहा मुस्कुराती है और उन दोनों के कान में कुछ कहती है। अब अगले दिन से नेहा और काजल अपने ही फोन्स में रील बनाने लगी और जब सुमित्रा नेहा के कमरे में आती है तो वो नेहा और काजल को जीन्स टॉप में देख हैरान हो जाती। हे भगवान काजल, ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे तुझे शर्म लिहाज कुछ है या नहीं? तेरा भाई तेरा बाप इसी घर में रहते हैं, लेकिन तू है कि अपनी सारी शर्म बेच खाई है। माँ जी, जीन्स टॉप पहनने से कोई बेशर्म नहीं बन जाता, और वैसे भी जब काजल को मॉडलिंग करने का शौक है तो आप लोग काजल को करने क्यों नहीं देते? देख नेहा बहू, तेरे घर में ये मॉडलिंग शाउडलिंग होता होगा, लेकिन हमारे घर की लड़कियां ना तो ऐसे कपड़े पहनती है और ना ही अपना शरीर दिखाती है, समझ गई? और तू भी अब इस घर की है, इसलिए इस घर के तौर तरीके बखूबी समझ ले तो ही तेरे लिए अच्छा है। माँ जी, समय के साथ ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं? आपकी बेटी के अंदर एक मॉडल बनने का हुनर और जज्बा दोनों है। आप उन्हें मॉडलिंग करने दीजिए और इस आधुनिक दुनिया में आप भी मॉडर्न होइए, इस दुनिया के साथ आगे बढ़िए। माँ जी बस बहुत हुआ, जब से तू आई है तब से इस घर को तूने नचा कर रखा है। अरे नहीं बनाना मुझे इस दुनिया के साथ मॉडर्न, और नहीं चलना इस दुनिया के साथ। मैं अपने रीति रिवाज कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। और काजल तू खबरदार, जो आज के बाद तूने ऐसे कपड़े दोबारा पहने तो। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसे देख काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर नेहा उसे संभालती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ दोनों ननद भाभी रील बनाना नहीं छोड़ती और देखते ही देखते अब धीरे धीरे काजल को बड़ी बड़ी कंपनियों से कोलैब आने लगता है। ऐसे एक दिन एक बड़ी कंपनी का मालिक काजल के घर आता है और काजल को साइन करके जाता है। उसके जाने के बाद सुमित्रा घर में कलेश करती है, जिस पर विवेक अपनी माँ को काफी समझाता है। माँ, आप इतना हाइपर मत होइए। अरे हमारी काजल मॉडर्न है और बहुत जल्द उसकी फेस वैल्यू बढ़ने वाली है, क्यों आप छोटी छोटी बात पर बहस करने लग रही हो? जब से ये कलमुही इस घर में आई है तब से इस घर में सब बर्बाद हो गया है। मैं इसे घर में रहने नहीं दूंगी, इन दोनों ननद भाभी को घर से निकाल दूंगी। आजकल के जमाने के साथ इन्हें बहुत मॉडर्न बनना है ना, तो मैं बनाती हूँ इन्हें मॉडर्न। इतना बोलकर सुमित्रा काजल और नेहा का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर करने वाली होती है कि इतने में रवि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तमाचा लगाकर फटकार लगाता है। बस सुमित्रा, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस घर की इज्जत की पड़ी है, लेकिन तुम अपनी मान मर्यादाओं के पीछे अपनी बेटी के सपने का गला घोट रही हो। अरे हमारी बेटी बहुत आगे जाएगी, ये बात मुझे समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं घुस रही। अगर तुम्हें इन दोनों को घर से निकालना है ना तो निकालो, पर ये दोनों अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। और मैं भी। माँ जी, अरे दुनिया के साथ मॉडर्न होना तो अच्छी बात होती है, आप क्यों नहीं समझ रही? अपने परिवार को एक साथ देख और खुद को अकेला पाकर सुमित्रा को ये एहसास होता है कि शायद वो गलत है, जिस पर वो अब सभी से माफी मांगती है और अपनी बेटी काजल की मॉडलिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इस तरह काजल भी अब समय के साथ खूब नाम कमाती है। अरे तू सुन तो सही एक बार, खानदानी रईस लोग हैं। सुना है विजयगढ़ में बड़ा सा बंगला है इनका और नौकर चाकरों की तो भरमार है। तू एक बार लड़की की फोटो तो देख, आहा, एकदम राजकुमार लगता है। जरा पेट तो देखो इस राजकुमार का, अपनी रियासत से ही बाहर निकला जा रहा है। चल हट, पागल है तू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे खाते पीते घर का है और थोड़ा बहुत पेट तो अमीर लोगों की पहचान होती है। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं बात पक्की कर रही हूँ। ओफो माँ, तुम भी ना हद करती हो, इतने में क्या आफत पड़ी है? मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट तो आ जाने दो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जॉब लग जाएगी। फिर ऐसे 36 राजकुमार मेरे आगे पीछे घुमाऊंगी मैं। लो सुन लो बात, ऐसी भी क्या नोट छापने की नौकरी मिलने वाली है तुझे? है देख बेटिया, बड़े नसीबों से इतना अच्छा रिश्ता आया है, वो भी सामने से। हाँ तो आप भी सामने से ना बोल दो, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने अमीर लोग आखिर हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें तू पसंद आ गई है पगली। भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, तो वो हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? शिवानी की माँ अनीता ने बड़ी उम्मीद से ये बात कही तो एक बार को शिवानी भी सोच में पड़ गई और फिर हार मानकर उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के का नाम अजय था, जो अपने खानदानी बिजनेस को संभाल रहा था और शिवानी उसे और उसके परिवार को पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। अरे नाना बहन जी, हम तो इन सब टीम टामों के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सीधे साधे तरीके से हमारी कुल देवी के मंदिर में शादी होगी, हमारा परिवार आपका परिवार और बस हो गया। अरे इसका मतलब, मैं तो बेकार ही सोच सोच कर घबरा रही थी। मुझे लगा आप लोग खानदानी रईस हैं, तो खानदानी रईस हैं तभी
तो अपनी रईसी पर कभी घमंड नहीं किया बहन जी। शादी बारात में बिन बात का दिखावा तो वो लोग करते हैं जिनको नया नया पैसा हाथ लगा हो। हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, दान दहेज की भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय हमारी प्यारी बहू के। सच में जाने कौन से पुण्य किए होंगे मेरी शिवानी ने जो आप जैसे भले और खानदानी लोगों से नाता जोड़ने जा रहा है। इसका बड़ी किस्मत वाली है मेरी शिवानी। ये सब देखकर शिवानी को भी लगने लगा कि वाकई किस्मत उस पर मेहरबान है। और फिर सच से उसका सामना तब हुआ जब वो अजय से शादी करके अपने ससुराल पहुंची। सुनिए, ये लोग हमारी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? वो ये गाड़ी तो हमने अरे बहू, वो गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है तो ठीक कराने को भेजी है। तुम चलो ना अंदर। अपने ससुराल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ शिवानी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही। लेकिन असल में उसके सामने बड़ा सा बंगला तो था, लेकिन उसकी हालत किसी पुराने खंडहर जैसी हो रखी थी, जिसकी रखवाली कर रहा चौकीदार बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। आओ बहू, इनसे मिलो। ये है नौचंदी काका। मैं बहुत छोटा था जब से ये हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं। काका, अरे ये है अजय की बहू, अरे आशीर्वाद दो। क्या बोले? कौन है? अरे आप भी ना जानते हैं काका की उम्र हो गई है, फिर भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब चलो बहू, तुम अंदर चलो। ये कहकर दमयंती उसे सीधे घर के मेन गेट से अंदर ले आई। अंदर का नजारा देखकर तो शिवानी को मानो सांप ही सूंघ गया। मेहमानों के नाम पर अंदर कोई भी नहीं था। फिर शिवानी को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया और फिर उफ, कितनी गर्मी है। अब फैन तो है नहीं, लगता है एसी होगा, पर वो है कहाँ? क्या हुआ शिवानी, कुछ चाहिए तुम्हें? जी, वो एसी का स्विच ढूंढ रही थी। कहाँ है? क्या कहा? एसी का स्विच? वो तो तब होगा ना जब एसी होगा। हैं? हमारे रूम में एसी नहीं और फैन भी नहीं लगवाया आपने? अजय शिवानी के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसकी सास दमयंती कमरे में आ गई और टोकते हुए बोली, ये एसी, पंखे, कूलर सब फालतू के चोचले हैं बेटा। असली मजा तो ताजी हवा में है। देखो ना कितना बड़ा आंगन है हमारा, ऊपर खुली छत भी है, हम सब तो वहीं पर सोते हैं। पर माँ जी, मैं बाहर कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। नई बहू हो तो तुम्हें तो कमरे में ही रहना पड़ेगा कुछ दिन। ऐसा करो, ये कमरे की खिड़कियाँ खोल लो सारी, फिर देखना ताजी हवा अंदर आएगी और बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी तुम्हें। और सबसे पहले तो तुम ये भारी भरकम कपड़े बदल लो, ठीक है? ये कहकर दमयंती कमरे से चली गई और शिवानी अजय से कुछ पूछ पाती उससे पहले वो भी वहाँ से खिसक लिया। शिवानी के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। और फिर अगले दिन रसोई में उठ गई बहू, लो ये चाय ले जाकर बिरजू काका को दे आओ, वो वहाँ बाहर बैठे होंगे तुम्हारे पापा जी के साथ। जी, वैसे बिरजू काका हमारे खानदानी रसोइया हैं, कई पीढ़ियों से उनका परिवार हमारी रसोई संभालता आया है। अच्छा, पर चाय तो आप बना रही हैं माँ जी, फिर वो? अरे अब उनकी उम्र हो गई है तो उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता और उनके बच्चे भी सब बाहर निकल गए हैं। अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से बाहर चाय दे आओ। अब पापा जी की चाय? वो चाय नहीं पीते, शुगर बड़ी रहती है ना उनकी, तुम बस बिरजू काका को दे आओ। शिवानी ने गौर किया कि उसके ससुराल में हर काम के लिए अलग अलग खानदानी नौकर तो मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने काम नहीं कर रहा था। उल्टा परिवार के लोग ही उनकी खातिरदारी में लगे थे। ऊपर से सहूलियत के नाम पर भी घर में कुछ नहीं था। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पक रहा था। इस सब के चलते धीरे धीरे शिवानी का सब्र जवाब दे रहा था। और फिर एक दिन, सुनिए, आप आज भी ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? अरे आपका ऑफिस, जहाँ से आप अपना बिजनेस संभालते होंगे। माँ ने शादी से पहले बताया था कि आप अपना खानदानी बिजनेस संभालते हैं। संभालता नहीं था, संभालने की कोशिश कर रहा था, और जब नहीं संभला तो छोड़ दिया सब। है? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना आप ऑफिस जाते हैं और ना ही पापा जी कुछ करते हैं। घर की हालत भी एकदम बेकार है और ये सारे नौकर ये हमारे घर के मालिक क्यों बने बैठे हैं? देखो शिवानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम ना अपने ये सवाल जवाब जाकर किसी और से करो और भगवान के लिए मुझे सोने दो। ये कहकर अजय ने चादर तानी और अगले ही पल खर्राटे लेने लगा। लेकिन अब शिवानी चुप रहने वाली नहीं थी। वो सीधा अपनी सास दमयंती के पास गई और भड़कते हुए बोली, माँ जी बस, अब बहुत हो गया। मुझे आप अभी के अभी सब कुछ सच सच बताइए। आखिर आप लोगों ने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? क्यों धोखा दिया मुझे? बोलिए, आप लोग खानदानी रईस नहीं है। अरे रईस ही छोड़िए, यहाँ तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। हाँ, शायद आपको ये गलतफहमी जरूर है कि मैं इतना बड़ा धोखा यूं ही बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। रुको दमयंती, अब बस करो। हमें बहू को सब सच बता देना चाहिए। बहू, सच कहा तुमने। तुम्हारा ससुराल खानदानी रईस नहीं बल्कि खानदानी गरीब है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ। ये जो बाहर सब नौकर चाकर देख रही हो ना, हम इन सबके कर्जदार हैं। इनकी कई सालों की तनख्वाह हम पर बकाया है। तुम जिस गाड़ी में बैठकर अपने मायके से विदा हुई, वो भी हमने कुछ घंटों के लिए उधार ली थी।
और इन हालात का जिम्मेदार पूरी तरह से मैं हूँ बेटा। मैं ना तो अपने खानदानी बिजनेस को डूबने से बचा सका और ना ही अपने बेटे को ऐसी परवरिश दे सका कि वो हमें इस गरीबी से उबार सके। लाख कोशिश करके भी हम इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नाते रिश्तेदारों ने तो कब का मुंह मोड़ लिया था। तब हमें तुम्हारे बारे में पता चला। हमें मालूम हुआ कि तुम एक मेहनती, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। हमें लगा कि हमारे अजय को तुम ही सुधार सकती हो और बस हमने इसीलिए झूठ बोला। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। बिजनेस पहले ही डूब चुका है। बस ये खानदानी घर बचा था, लेकिन हम इसे भी बिकने से नहीं बचा पाएंगे। क्या ये घर? हाँ, ये घर बहुत जल्दी बिकने वाला है। कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए हमें ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर दमयंती फूट फूट कर रोने लगी और ये देखकर शिवानी का मन भी भर आया। उसने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में वापस आकर कुछ सोचने लगी। फिर अगले दिन, शिवानी रुको, मुझे मालूम है कि तुम हमसे नाराज हो, पर शादी के बाद ये अकेले मायके जाना अच्छा नहीं लगता। मैं अजय को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं मायके नहीं जा रही हूँ माँ जी। तो फिर कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर को बचाने। ये कहकर शिवानी घर से निकल गई। शादी से पहले जो उसने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आ चुका था और शिवानी को एक बढ़िया सैलरी के साथ जॉब ऑफर हुई थी और अब उसी नौकरी की बदौलत वो अपने गरीब ससुराल के हालात सुधारने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि भले उसके ससुराल वालों ने उससे झूठ बोला, लेकिन वो सभी उसे दिल से प्यार करते थे। शिवानी ने अपनी जॉब में जी तोड़ मेहनत की और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का पूरा खर्चा उठा लिया। ये देखकर अजय को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर शिवानी की मदद से उसने भी एक नया स्टार्टअप